नमस्कार दोस्तों, मैं एएसवी चैनल में अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हम लोगों ने द रियल किंग ऑफ इंडिया हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था पार्ट फर्स्ट में। मैंने उसके बारे में आपको कुछ जानकारी दी थी। दोस्तों, आज हम लोग पार्ट सेकंड पे बात करेंगे। उनके बारे में जो बची हुई जानकारी है वो भी मैं आपको इस पार्ट में दूंगा। दोस्तों, हर्षवर्धन के बारे में कहा जाता है कि हर्षवर्धन स्वयं प्रशासनिक व्यवस्थाओं में व्यक्तिगत रूप से रुचि लिया करते थे। हर्षवर्धन के मदद के लिए एक मंत्रि परिषद गठित की गई थी। वो मंत्रि परिषद हर्षवर्धन को उनके हर काम में सलाह मशवरा दिया करती थी कि क्या सही है, क्या गलत है। वैसे राजा उनको मानने के लिए बाध्य नहीं थे, लेकिन फिर भी वो उनको सुनते थे कि क्या मालूम कौन सी सलाह अच्छी निकल के आ जाए। दोस्तों, हर्षवर्धन के बारे में कहा जाता है कि उनके पास एक बहुत विशाल सेना थी। 1 लाख सोल्जर्स उनकी सेना में थे और 60,000 हाथियों की सेना अलग थी कि अगर मान लीजिए कभी सोल्जर अगर हारे तो हम पीछे से हाथियों को छोड़ दें, तो हाथी जो है वो दूसरी सेना के सोल्जर्स को दबा और कुचल दे। स्ट्रेटेजी देखिए आप, लड़ने का तरीका, इसे कहते हैं दूरदृष्टि वाला शासक। दोस्तों, हर्षवर्धन के बारे में ये कहा जाता है कि हर्ष के चीन से बड़े बेहतर संबंध थे। दोस्तों, बहुत अच्छे संबंध। चीन से कला और संस्कृति के बलबूते उन्होंने एक अलग तरीके के संबंध गठित कर लिए थे। उन्होंने चीन में अपना एक राजदूत भेजा था और चीन के राजा ने हर्षवर्धन के राज्य में अपना एक राजदूत भेजा था। इससे भी संबंध प्रांगण हुए। दूसरी बात कि चीन के या ये कहिए दुनिया के एक बहुत बड़े यात्री हैंसोंग, ये भी हर्षवर्धन के राज दरबार में 8 साल तक आके रहे दोस्तों, और ये हर्षवर्धन के बड़े परम मित्र हो गए थे। हर्ष के बारे में उन्होंने बहुत जानकारी दी है। दोस्तों, हर्ष के बारे में कहा जाता है कि हर्ष एक बड़े ही परोपकारी शासक रहे हैं। हर्ष ने जितने राज्यों को जीता, उन राज्यों के राजाओं को कभी उन्होंने परेशान नहीं किया कि आपको शासन कैसे करना है और कैसे नहीं करना। उन्होंने कहा कि आप फ्री हैं, अब जैसे चाहें वैसे आप शासन कर सकते हैं, बशर्ते शर्त सिर्फ इतनी रहेगी कि आपको मुझे यानी हर्षवर्धन को अपना सम्राट मानना पड़ेगा। कोई बुराई नहीं थी, अगर आप फ्री होकर शासन कर सकते हैं और अगर आपको हर्ष को अपना सम्राट मानना है तो कोई बुराई नहीं थी। हर्ष को सम्राट मानने में आप ही की इज्जत बढ़ रही थी, हर्षवर्धन इतना बड़ा नाम था। दोस्तों, हर्षवर्धन ने अपने राज्य में जितनी भी सामाजिक बुराइयां थीं, उन बुराइयों को हटाने का या नष्ट करने का बीड़ा उठा लिया था। उसमें सबसे बड़ी बुराई दोस्तों एक थी, वह है सती प्रथा। सती प्रथा को उन्होंने अपने पूरे राज्य में एक तरीके का बैन कर दिया था या प्रतिबंधित कर दिया था। दोस्तों, उनकी खुद की छोटी बहन राश्री को उन्होंने तब बचाया था जब वो सती होने वाली थी। दोस्तों, हर्षवर्धन एक पारंपरिक हिंदू परिवार में उनका जन्म हुआ था, लेकिन हर्षवर्धन ने आगे चल के बौद्ध धर्म अपना लिया था। लेकिन दोस्तों, हर्षवर्धन इतने उदार व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे कि उन्होंने आज तक किसी भी दूसरे धर्म के बारे में अनाप शनाप बात नहीं की। वो सभी धर्मों का बराबर आदर, सत्कार और सम्मान करते थे। उनके लिए कोई धर्म अलग नहीं था, कोई धर्म उनसे जुदा नहीं था। वो सभी को एक ही नजर से देखते थे। दोस्तों, हैंसोंग हर्षवर्धन के बारे में कहते हैं कि हर्षवर्धन बौद्ध धर्म की महायान शाखा को उनको मानते थे और उन्हीं का प्रचार करते थे। दोस्तों, हर्षवर्धन एक बड़े दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे। हर्षवर्धन शिक्षा के महत्व को जानते थे, इसीलिए उन्होंने अपने पूरे राज्य में शिक्षा को फैलाया, उसका प्रसार किया। और उस समय पूरे देश और पूरी दुनिया में जो शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय, उसको सबसे अधिक प्रसिद्धि अगर कभी मिली तो हर्षवर्धन के ही शासनकाल में मिली थी। दोस्तों, आपको मैं एक फैक्ट बताता हूं, कई लोगों को मालूम होगा, कई लोगों को नहीं मालूम होगा कि कुंभ मेला, प्रयागराज में कुंभ मेला लगने की शुरुआत जो थी वो हर्ष की शासनकाल में हुई थी और हर्षवर्धन ने ही उसकी शुरुआत करवाई थी कि प्रयागराज में कुंभ मेला लगेगा। आप जानते हैं दोस्तों कि हिंदू धर्म में कुंभ मेले का क्या महत्व है, हमारा कितना बड़ा धार्मिक महत्व जुड़ा हुआ है कुंभ के मेले से। इसकी शुरुआत हर्षवर्धन ने ही करवाई थी। दोस्तों, हर्ष के शासनकाल में भारत आर्थिक दृष्टि से बहुत आगे था, बहुत प्रगति उसने आर्थिक दृष्टि से की है। दोस्तों, यह हर्षवर्धन का कुशल नेतृत्व था कि हर्षवर्धन ने आर्थिक मोर्चे पर अपने देश भारत को कई देशों से आगे लाके खड़ा कर दिया था। हर्षवर्धन की देन थी दोस्तों, हर्षवर्धन के समय में एक टैक्स सिस्टम हुआ करता था, यानी कर प्रणाली हुई करती थी। जितना भी कर हर्षवर्धन के राज्य में आता था, उस कर का 25% हिस्सा जो था वो कला और संस्कृति पर खर्च होता था। देखिए दोस्तों, इसे कहते हैं एक शासक कि ओवरऑल विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट करना, ये होता है एक दूरदृष्टि वाला, दूरदर्शिता वाला
शासक कि हर चीज को बराबर लेके चल रहे थे, शिक्षा को भी और संस्कृति के विकास को भी। दोस्तों 647 ईस्वी में जब हर्षवर्धन की मृत्यु होती है, उसके बाद उनका राज्य पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, क्योंकि दोस्तों हर्ष का कोई भी वारिस नहीं था। ऐसा नहीं कि था ही नहीं, था, लेकिन उनके दोनों वारिसों को, इनके दोनों बेटे थे, उनके दोनों बेटों को उनके खुद के मंत्री ने हत्या कर दी थी, मार दिया था। तो उनका कोई वारिस नहीं बचा। जब उनकी मृत्यु हुई तो उसके बाद उस राज्य को संभालने वाला कोई था ही नहीं, तो उनका पूरा राज्य जो था वो नष्ट हो गया दोस्तों। पूरा राज्य, मतलब इतना बड़ा शासक भारत देश का, कोई ना उत्तराधिकारी ना होने से पूरा का पूरा राज्य खो बैठा, और नहीं राज्य कितना आगे जाता। दोस्तों अगर हर्षवर्धन के वारिस बच जाते तो ये तय था कि इस देश में जो मुस्लिम आक्रमण हुआ 711 में जो मोहम्मद बिन कासिम ने किया, वो शायद नहीं होता, क्योंकि हर्ष के बच्चे भी हर्ष की तरह ही बुद्धिमान बलवान होते। लेकिन मैंने कहा ना कि कई बार नियति को कुछ और मंजूर होता है और हो कुछ और जाता है। खैर दोस्तों, हर्ष की मृत्यु के बाद उसका पूरा राज्य खत्म हो गया, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं दोस्तों कि इस भारत देश में हर्ष बहुत गिने चुने शासकों में थे, जो इतने गंभीर, इतने कूटनीतिज्ञ और बुद्धिमान शासक थे, जिन्होंने भारत को एक अखंड भारत की एकता के रूप में देखा। इस तरीके से देखने वाला शासक बहुत ही कम है दोस्तों इस दुनिया के अंदर। हर्ष ने ये कोशिश की, हर्षवर्धन ने, कि हमेशा से भारत एक इतना ताकतवर देश रहे जिसपे कोई भी बाहरी आक्रमण ना हो सके। हर्षवर्धन जैसे शासक, सम्राट हमारे देश में उंगलियों पे गिन लीजिए आप। और ये नियति है कि हर्षवर्धन केवल 57 साल जिंदा रहे। अगर हर्षवर्धन 70-75 साल, 80 साल तक जीवित रहते और उनके वारिस होते तो आज हमारा देश कुछ और होता दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। वास्तव में हर्षवर्धन वॉज अ रियल किंग ऑफ इंडिया। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल एक नए विषय पर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय सिया राम।